प्रोग्रामर्स, अभी तक हम लोगों ने लर्न किया था इफ एल्स लैडर तक के कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस में। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए होंगे। नाउ आज की इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर स्विच केस के कॉन्सेप्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट है क्या। स्विच केस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्विच केस डिफॉल्ट भी बोलते हैं, सिंपली स्विच भी बोलते हैं, एमवे ब्रांचिंग के नाम से भी ये जाना जाता है। We use switch statement when we need to execute one code block among many blocks according to the value of a variable or expression. So switch statement का हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हों और हमारी जरूरत के मुताबिक उनमें से किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड को हमें किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू के अनुसार एग्जीक्यूट करना हो। फाइन, सो ये तो वो सिचुएशन हो गई कि बहुत सारे क्रशेज हो गए और उनमें से हमें कोई एक चूज करना है। खैर, दिस इज अ जोक। अपार्ट फ्रॉम दैट कंटिन्यू करते हैं। वी कैन डू द सेम थिंग विद इफ एल्स लैडर, बट सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज ईजियर टू रीड एंड राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोग्रामर। सो गाइज, बेसिकली सेम यही काम जो है वो हम इफ एल्स लैडर से भी अचीव कर सकते हैं, बट स्विच स्टेटमेंट जो है वो लिखने में और पढ़ने में जब प्रोग्रामर उसे देख रहा होता है तो वो काफ़ी इजी लगता है प्रोग्रामर्स को। बट हाँ, ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो सोचते हैं हम कि यार ये ऑलरेडी एक चीज़ अवेलेबल थी, फिर दूसरी क्यों आ गई। बट जब आप डेवलपर बनेंगे, होपफुली, आई हैव फेथ इन यू, तो आप लोग लिटरली ये फील करेंगे कि हाँ भाई, लैडर से ज़्यादा अच्छा स्विच केस है जब हमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग करनी हो। Generally, switch case statement is used in menu-driven programming, where we choose an option from available multiple options. So, generally इसको menu-driven programming के लिए यूज करते हैं। menu-driven programming का मतलब हो गया जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो बट उनमें से कुछ एक चूज करके हमें काम करना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ स्विच केस। बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है। सबसे पहले आप स्विच कीवर्ड लिखेंगे। स्विच कीवर्ड के साथ में पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। एक्सप्रेशन भी हो सकता है या इवन कोई वेरिएबल भी हो सकता है। देन उसके बाद में ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स, जो कि स्विच की औकात यानी उसकी बाउंड्री को या उसके ब्लॉक को बता रहे हैं। उसके बाद में हम इसमें यूज करते हैं केस कीवर्ड, एंड केस कीवर्ड के साथ स्पेस देके, ध्यान रखना स्पेस देना इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक देना है, एक से ज्यादा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पेस नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, एरर भी नहीं आएगी और रन टाइम पे प्रोग्राम भी सही रिजल्ट नहीं देगा। खैर, केस के बाद में स्पेस, देन हम कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद उस केस वैल्यू के साथ जुड़े हुए स्टेटमेंट्स हमें देने होते हैं। देन आएगा ब्रेक कीवर्ड। इसी तरह से केस, फिर वैल्यू 2 या कांस्टेंट 2, कॉलन का निशान, देन स्टेटमेंट्स और फिर ब्रेक। इस तरह से कितने भी केसेस हो सकते हैं यहाँ पे जिनके साथ में अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई रहेगी। उसके बाद में आएगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के साथ कोई वैल्यू नहीं आती है। देन उसके साथ के स्टेटमेंट। अब देखिए इसकी वर्किंग क्या होगी। इसकी वर्किंग होती है द स्विच्ड एक्सप्रेशन। स्विच्ड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? स्विच के ब्रैकेट में जो हमने एक्सप्रेशन या वेरिएबल लिखा है। सो द स्विच्ड एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट, देन इट्स वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस 1 by 1। सो क्या होगा? सबसे पहले एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। सपोज दैट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसका रिजल्ट 5 आया, तो अब क्या होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर? एक एक केस की वैल्यू मतलब जो केस के बाद में कांस्टेंट लिखा होगा। सपोज दैट यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे रिजल्ट आया था हमारे पास 5। ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो इस केस के स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। उसकी बजाय क्या होगा? अगले केस पे जाएगा, अगले केस की वैल्यू को मैच करने की कोशिश करेगा इस एक्सप्रेशन के साथ। सपोज दैट इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 थी, इस केस के साथ भी 5 लिखा हुआ है, तो इसके स्टेटमेंट रन हो जाएंगे। देन ब्रेक से कंट्रोल बाहर आ जाएगा स्विच से। So the switched expression is evaluated first, then its value is compared with the value of each case 1 by 1। एक एक केस से मैच हो रही है वैल्यू। If there is a match, suppose that किसी भी केस की वैल्यू मैच हो गई, then उस केस के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। For example, if the value of the expression is equal to the value of case constant 2, सपोज दैट इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो इस कांस्टेंट 2 के बराबर है, तो इस केस कांस्टेंट 2 के स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएंगे और उसके बाद ब्रेक से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ जो एक्सप्रेशन की वैल्यू जनरेट हो रही है वो इनमें से किसी भी केस की वैल्यू के इक्वल नहीं होती है, तो लास्ट में क्या होगा? जो डिफॉल्ट के बाद स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे।
if there is no match the default statements are executed. अब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, if we do not use break all statement after the matching label or case are executed. So guys, अगर ऐसा हुआ कि सपोज दैट हमारे पास में जो यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू इस कांस्टेंट 1 के बराबर हो गई, तो इस केस के स्टेटमेंट रन होंगे. अब सपोज दैट अगर इसके बाद ये ब्रेक नहीं लगा हुआ था, फाइन, तो इसके बाद वाला केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर सपोज दैट यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है तो कंट्रोल यहां से बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर इसके यहां पे भी ब्रेक नहीं लगा हुआ तो क्या होगा, ये डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है गाइस, ये ध्यान देने वाली बात है. फाइन, तो सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है यहां पे, the default clause inside the switch statement is optional and can be used anywhere inside the switch. जो switch case है उसके अंदर हम डिफॉल्ट को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और साथ में ये ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है. अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि सारी कंडीशंस फॉल्स होने के बाद में आपको कोई स्टेटमेंट रन करवाना है, यानी कंडीशन फॉल्स होने से मतलब किसी भी केस की वैल्यू अगर मैच नहीं हुई है स्विच वाले वेरिएबल से, एक्सप्रेशन से, और आपको कुछ स्टेटमेंट रन कराने, तो क्या यूज करोगे आप लोग, डिफॉल्ट यूज करोगे किसके अंदर, स्विच के अंदर. बट अगर आपको ऐसी नीड नहीं है तो उस केस में डिफॉल्ट जरूरी नहीं होता है. सेकेंड थिंग, जनरली जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, टीचर्स हैं, आप लोग हमेशा जब भी देखोगे कोई भी ट्यूटोरियल, कोई भी बुक पढ़ोगे, तो डिफॉल्ट जो है वो जनरली लास्ट में लिखा हुआ रहता है स्विच के अंदर. बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, इसको आप स्विच के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हो, शुरुआत में भी या बीच में भी. बट अगर शुरुआत में या बीच में यूज करते हो एंड की बजाय, तो उस केस में आपको ब्रेक का यूज करना पड़ेगा डिफॉल्ट के स्टेटमेंट्स के बाद भी. अगर ब्रेक नहीं लगाया सपोज दैट और डिफॉल्ट को बीच में लिखा है और कभी भी अगर डिफॉल्ट रन हुआ तो उसके बाद वाला केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. एक और इंपॉर्टेंट थिंग, केस वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर, कांस्टेंट एंड यूनिक. जो केस वैल्यूज आप लिख रहे हो वो इंटीजर होनी जरूरी है. अगर वो पॉइंट वाली वैल्यू आपने लिखी तो भी एरर है. कांस्टेंट भी होनी जरूरी है, यानी अगर कोई वेरिएबल यूज करने की कोशिश करी देन वो भी एरर होगा. एंड यूनिक होनी चाहिए, दैट मीन्स दो केस की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. दो केस की वैल्यू अगर आपने सेम रखी तो डुप्लीकेट केस वैल्यू की एरर जनरेट होगी. एक बात और, केस वैल्यूज जो है वो हम कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि कैरेक्टर्स क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन हमें पता है कैरेक्टर्स के साथ में ASCII कोड जुड़े हुए होते हैं जो कि खुद इंटीजर्स होते हैं. ठीक है ना, तो जो कैरेक्टर होते हैं वो अल्टीमेटली किस में रिजॉल्व होते हैं, इंटीजर्स में, इसलिए उनको एज ए केस वैल्यू यूज किया जा सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ऑलरेडी जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि जावा में हम स्ट्रिंग्स को भी स्विच केस में यूज कर सकते हैं, लेकिन सी एंड C++ में ऐसा नहीं होता है. सो गाइज, ये तो हमने थियोरेटिकली देखा कि स्विच क्या है. अब इसको हम एक प्रोग्राम से परफॉर्म करके देखते हैं. तो प्रोग्राम हमारा क्या है, राइट ए प्रोग्राम विच परफॉर्म फॉलोइंग टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड. देखिए अभी तक जो थे प्रोग्राम उनके अंदर सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई होती थी, यहाँ मैंने थोड़ा सा चेंज किया है. क्योंकि जैसे आप ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस करते हो लाइक हैकर रैंक या हैकर अर्थ वगैरह पर, तो वहाँ पे नॉर्मली जो है वो इस तरह का फॉर्मेट रहता है जो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. अब जैसे हमें क्या कहा है, एंटर 2 नंबर. जब प्रोग्राम को रन कराओ तो इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए, एंटर 2 नंबर सेपरेटेड बाय स्पेसेस. 2 नंबर आपको इनपुट देने हैं जो सेपरेट हो किससे, स्पेस से. लाइक हमने इनपुट दिया 25 और 5, फाइन. देन जैसे हमने इनपुट दिया उसके बाद लिखा होना चाहिए सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर फ्रॉम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर. ये सिंबल्स छपे हुए आने चाहिए स्क्रीन पे. उसके बाद यूजर से हमें इनपुट लेना है. लाइक यूजर ने प्लस दिया तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 25 + 5 = लिखा हुआ आना चाहिए 30. अगर सपोज दैट यूजर यहाँ पे इनपुट दे माइनस, तो यहाँ पे होना चाहिए 25 - 5 = 25. ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली आना चाहिए. तो आइए इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं. सबसे पहले इनपुट वाला करते हैं सिंपल काम, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं. तो हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाते हैं. सबसे पहले डेवलपर C++ खोला, Ctrl+N से एक न्यू फाइल बना लिए. ठीक है, नाउ प्रोग्राम का ढांचा बनाते हैं. मेन फंक्शन रिटर्न 0, दिस इज ओके. नाउ इसको हम सेव कर देते हैं.
इसको हमने नाम दे दिया स्विच केस करके। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल ले लिए, डबल टाइप के ले लेता हूं ताकि पॉइंट में भी कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया एक n1 ले लिया, एक n2 ले लिया, एंड एक हमने ले लिया कैरेक्टर टाइप का ऑपरेटर। अब देखिए ऑपरेटर में ही हमें हाईलाइट करके दिखा रहा है, इसका मतलब ऑपरेटर कीवर्ड है, तो डायरेक्टली हम ऑपरेटर नाम नहीं रख सकते, इसको हम सिंपल स्पेलिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। ऑपरेटर डबल आर लगा दे रहा हूं मैं यहाँ पे। क्यों लगाया है मैंने? क्योंकि ऑपरेटर C++ में कीवर्ड होता है और कीवर्ड जो है वो एज आइडेंटिफायर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो मैंने डबल आर यूज किया है इसमें। ठीक है, अब देखिए हमारे को क्या कहा था कि प्रोग्राम को जब रन कराएं तो सबसे पहले क्या है, ये मैसेज आना चाहिए। ये मैसेज मैंने यहां से कॉपी कर लिया, तो सी आउट लगाया हमने, यहाँ पे मैसेज हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया। लाइन चेंज करनी है इनपुट लेने से पहले, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, \n। फाइन, नाउ सी इन हमने लगा दिया n1 और n2 पे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, बेसिकली ये वाला मैसेज चाहिए, सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर फ्रॉम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर। तो इस मैसेज को हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, सी आउट में हमने मैसेज डाल दिया, एंड उसके बाद में फिर से इनपुट जो चाहिए वो न्यू लाइन पे चाहिए। तो लास्ट में \n लगाया, सीन करा दिया हमने किस पे, ऑपरेटर पे। ठीक है, एक बार इसको रन करा लें, इतना ही। कंपाइल एंड रन चूज किया एग्जीक्यूट में जाके हमने, सो ये हमारा आउटपुट आ गया। लाइक मैंने ये नंबर दे दिए 25.5 एंड 10। उसके बाद में ऑपरेटर पूछा तो हमने सपोज प्लस दे दिया। अभी केवल इतना ही काम हुआ क्योंकि इसके आगे का लॉजिक हमने बिल्ड नहीं किया है, तो इनपुट वाला काम तो हो गया। नाउ हमने स्विच अप्लाई किया और स्विच में हमने क्या लिखा, ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि हमें ऑपरेटर में जो हम इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहां पे पहला केस बनाया मैंने प्लस, यानी ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है, तो हमें क्या करना है, तो मैंने यहां पे प्रिंट करा दिया सी आउट। क्या दिया था हमें, रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए सिंपली, और रिजल्ट प्रिंट करते टाइम पे जो हमने ऑपरेटर इनपुट दिया है वो दोनों ऑपरेंड के बीच में फिर इक्वल का निशान, देन उसका रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सी आउट कराया n1, ठीक है, देन हमने सिंबल डाल दिया जो इनपुट दिया था वो, और वो इनपुट किस में था, ऑपरेटर में। या फिर हम प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे तो सिंपली प्लस भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि मेरे को स्पेस भी देना है n1 के बाद में। देखिए आउटपुट के अंदर मुझे स्पेस दिखाया हुआ है ना, फर्स्ट ऑपरेंड स्पेस देन ऑपरेटर फिर स्पेस फिर सेकंड ऑपरेंड, इसलिए मैं डबल कॉट्स में लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्लस किया, एक स्पेस और दे दिया, देन n2, उसके बाद में इक्वल का निशान था वो भी स्पेस देके, उसके बाद में फिर से स्पेस था, और यहाँ हमने कर दिया n1 प्लस n2। ठीक है, इसके बाद हमने कर दिया ब्रेक। फाइन, तो एक केस हमने बना लिया है, इसको एक टेस्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर केस के लिए। इस रन कराया हमने, इनपुट दिया 25.5 एंड 1.2, एंटर प्रेस किया, ऑपरेशन सेलेक्ट किया मैंने प्लस, तो दिखा दिया इसने 25.5 प्लस 1.2 इक्वल टू 26.7। फाइन, इसी तरह से हम क्या करते हैं, बाकी केस बना लेते हैं। अभी मैं रन करा के देखो, प्लस के अलावा कुछ भी इनपुट दूंगा तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि और कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लाइक मैंने 10 और 2 इनपुट दे दिया यहाँ पे, एंड माइनस मैंने इनपुट दिया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि और कोई केस हमने नहीं बना रखा है यहाँ पे। तो बाकी केसेस भी बना देते हैं हम, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ। सो ये मैंने किया कॉपी, एंड यहाँ मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट। प्लस की जगह मैंने कर दिया माइनस, सिंपल है, यहाँ सिंबल माइनस का, इक्वल एज इट इज पड़ा है, यहाँ हमने क्या लगा दिया माइनस। इसी तरह से हमने कर दिया
मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में भी कोई इशू नहीं है, यहां सिंबल चेंज कर दिया मल्टीप्लाई का, फाइन। एंड ऐसे ही सेम हमने कर दिया डिवाइड, फाइन। एक बार रिमाइंडर वाला नहीं बनाया, यहां तक रन करा लेते हैं और डिफॉल्ट में हम डाल देते हैं यू एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर, यानी अभी इन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ भी इनपुट देंगे तो रॉन्ग यू एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर लिखा हुआ आ जाएगा। एग्जीक्यूट करें, सो मैंने इनपुट दिया 10, 3, सेलेक्ट किया मैंने मल्टीप्लाई, एंटर, तो 10 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 30। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं हम, इस बार हमने इनपुट दिया 10, 4, सेलेक्ट किया डिवाइड, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 2.5। ठीक है गाइज, एक बार और हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहां हमने इनपुट दिया 10, 4 और सेलेक्ट कर लिया हमने, सपोज दैट कुछ गलत ऑपरेशन हमने सेलेक्ट करा, तो क्या कह रहा है, यू एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर, फाइन। अब हम रिमाइंडर वाला भी इंप्लीमेंट करते हैं इसमें, तो कॉपी करके रखा था मैंने, इसको पेस्ट किया, यहां मैंने लगा दिया रिमाइंडर। अब देखो ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे n1 n2, ये किस तरह के, डबल मतलब पॉइंट वाले हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आप लोगों को ये बताया था कि जो रिमाइंडर ऑपरेटर है वो पॉइंट वाली वैल्यूज पे अप्लाई ही नहीं होता है, और डबल में हमेशा क्या होता है, पॉइंट आता है बाय डिफॉल्ट ना। तो अब मैं इसको अगर कंपाइल करता हूं तो ये हमें एरर देगा, n1 रिमाइंडर n2 में क्या दे रहा है, ये हमें एरर। और एरर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है, इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप्स डबल एंड डबल टू बाइनरी ऑपरेटर रिमाइंडर। बाइनरी ऑपरेटर रिमाइंडर जो है उसका जो ऑपरेंड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। तो एक तरीका हम क्या करते हैं, n1 n2 दोनों को टाइप कास्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने n1 से पहले लिख दिया इंटीजर ब्रैकेट के अंदर, देन n1 को हमने एनक्लोज कर दिया किसके अंदर, ब्रैकेट में। इसी तरह से हमने क्या करा, n2 को भी टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में। टाइप कास्ट करने के लिए n2 से पहले हमने लिखा इंट ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद n2 को खुद को भी किस में डाल दिया, ब्रैकेट में। बाकी जो एक्सप्रेशन था एज इट इज वो पड़ा है। अब हम रिमाइंडर परफॉर्म करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन कर लिया इसको हमने, 10, 4, नाउ हमने चूज किया रिमाइंडर, दिस इज वर्किंग वेल, 10 रिमाइंडर 4 इक्वल्स टू 2। ठीक है गाइज। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको थ्योरी में बताई थी कि हम ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, ताकि वो पर्टिकुलर केस रन होते ही ब्रेक जो है वो स्विच से बाहर निकाल दे। अब सपोज दैट मैंने क्या करा, प्लस के बाद में ब्रेक नहीं लगाया और माइनस के बाद भी ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं कभी ऑपरेटर की वैल्यू प्लस दूंगा तो प्लस वाला केस एग्जीक्यूट होएगा और उसके बाद में माइनस वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस के बाद में इवन मल्टीप्लाई भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई के बाद में क्या होगा, ब्रेक लगा हुआ है तो स्विच केस से बाहर चला जाएगा। अगर सपोज दैट इस मल्टीप्लाई वाले के बाद भी ब्रेक नहीं होता तब क्या होता, तो केस डिवाइड वाला भी एग्जीक्यूट हो जाता। अगर डिवाइड वाले के बाद भी नहीं होता सपोज दैट, तो क्या होता, रिमाइंडर वाला भी एग्जीक्यूट हो जाता, और रिमाइंडर वाले के बाद भी नहीं होता तो फिर डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाता। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूं। सपोज दैट मैंने चूज किया 10, 2 एंड ऑपरेटर दिया मैंने प्लस, तो प्लस तो एग्जीक्यूट हुआ ही, उसके बाद बैकस्लैश एन नहीं था इसलिए लाइन चेंज नहीं हुई, माइनस भी एग्जीक्यूट हो गया एंड उसके बाद में मल्टीप्लाई भी एग्जीक्यूट हो गया। मल्टीप्लाई के बाद में ब्रेक था, तो यहां पे आकर के स्विच केस हमारा खत्म हो गया। अगर सपोज मैं माइनस इनपुट देता ऑपरेटर तो क्या होता, तो माइनस वाला तो एग्जीक्यूट होता ही, उसके बाद में मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट होता, फिर ब्रेक से खत्म हो जाता। लाइक मैंने 10 इनपुट दिया, 4 इनपुट दिया, माइनस चूज किया तो माइनस भी एग्जीक्यूट हो गया, माइनस के बाद में ब्रेक नहीं था इसलिए केस हमारा एग्जीक्यूट हो गया। मल्टीप्लाई वाला भी, मल्टीप्लाई के बाद में ब्रेक हमने लगा रखा था,
है ना। तो यहां पे आकर के खत्म हो गया। सपोज दैट अभी क्या है, यहां हमने वापस ब्रेक लगा दिया, यहां भी हमने ब्रेक लगा दिया। एक चीज और मैंने बताई थी, डिफॉल्ट को लास्ट में रखना जरूरी नहीं है, डिफॉल्ट को आप बीच में भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लाइक मैंने यहां पे लगा दिया इसको, और सपोज मैंने यहां पे क्या करा, ब्रेक नहीं लगा रखा अभी। हालांकि मैंने नोट्स में बताया कि अगर डिफॉल्ट को कहीं पे भी बीच में या शुरू में डाल रहे हैं स्विच में, तो हमें क्या लगाना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए इसके स्टेटमेंट के बाद। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो अगर सपोज हमने कोई ऐसा ऑपरेटर दिया जो किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो पहले तो डिफॉल्ट रन होगा। अब डिफॉल्ट के बाद में ब्रेक नहीं है तो केस मल्टीप्लाई वाला भी रन हो जाएगा, उसके बाद में ब्रेक है तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। करके देखते हैं, देखिए रन। लाइक मैंने इनपुट दिया 10 2, और ऑपरेशन के अंदर मैंने इनपुट दे दिया सपोज दैट ग्रेटर देन। यू एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर, ये डिफॉल्ट रन हुआ, उसके बाद में ब्रेक नहीं था, मल्टीप्लाई वाला आ रहा था, तो मल्टीप्लाई वाला भी रन हो गया। मल्टीप्लाई के बाद ब्रेक था तो स्विच केस टर्मिनेट हो गया। ठीक है ना दोस्तों। बड़े प्यारे अच्छे व्यूअर्स हो आप मेरे। अच्छा, अभी अगर हम यहां पे ब्रेक लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास रन होगा ये। अब देखिए, अब मैंने सपोज इनपुट दिया 10 5, और मैंने कोई गलत ऑपरेशन चूज कर लिया, बिटवाइज एंड मैंने चूज कर लिया यहां पे, तो सीधा डिफॉल्ट पे आया, यू एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर लिखा हुआ है, उसके अंदर ब्रेक लगा हुआ ना, तो प्रोग्राम खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है गाइस, प्रोग्राम खत्म होने से मतलब है पहले स्विच केस से बाहर आया, स्विच केस के बाद में कुछ नहीं था, इसलिए प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर स्विच के बाहर कुछ लिखा हुआ है तो वो रन ही नहीं होगा, आउटसाइड स्विच भी आएगा। एंटर्ड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है यहाँ, इसको सही कर देते हैं ना, नहीं तो कोई मीमर्स जो है वो मीम बना देगा या कोई रोस्ट करके रख देगा, आजकल रोस्टिंग बड़ा चल रहा है। सो गाइज, ये था हमारे पास में एमवे ब्रांचिंग, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग, या सबसे कॉमन नेम जो है स्विच केस का कॉन्सेप्ट। गाइज कमेंट में बताइएगा जरूर आपको स्विच केस समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो में, तो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, उस पर भी अपनी आप क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं आराम से C++ के कॉन्सेप्ट्स मुझसे, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो कि प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, उनके साथ इन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास में कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो सजेशन भी आप मुझे दीजिएगा इंप्रूवमेंट के लिए। Thank you once again guys, thanks a lot, have a nice time ahead.